Great morning, my dear friends. Bhupesh Anand. So today I will be delivering with lecture number 7. I am on to lecture number 7. I have already delivered. बेटे मैंने अभी तक आपके लिए मैंने कुछ लेक्चर्स डिलीवर कर दिए हैं और ये मेरा लेक्चर नंबर 7 है. We are doing non-current assets, and within non-current assets we are doing acquisition and depreciation, that how to pass accounting entries or what should be the journal entries in case I record the acquisition and I record the depreciation of my non-current assets. And we have seen that there are two methods for accounting. One is the normal method in which we can directly debit non-current asset account, and second is accumulated depreciation account in which we prepare a special account for depreciation which is named as accumulated depreciation. तो आज के इस लेक्चर में मैं बेसिकली आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूं बेटे, प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग मेथड 2. वी हैव डिस्कस सो मेनी टाइम्स. बेटे आज मैं एक टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल का कैप्लन का लेने वाला हूं और मैं वहीं से प्रैक्टिस कराऊंगा आपको. तो आइए हम स्टार्ट करेंगे बेटा. बड़ा इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज विल बी डिस्कसिंग विद द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट. तो मैं चाहता हूं कि आप सभी एक बार पहले मेरा पीपीटीज ओपन कर लें. प्लीज ओपन योर पीपीटीज. चैप्टर 7 में मैंने ये ऑलरेडी अपने पीपीटी में मेंशन किया है, माय जूस नोट्स. रादर देन पीपीटी आई विल से माय जूस नोट्स. ये जूस नोट्स में आई एम डूइंग दिस. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दीज क्वेश्चंस एंड टुडे आई विल बी डिस्कसिंग विद दिस क्वेश्चन नंबर 2. ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, दिस इज फ्रॉम कैप्लॉन. ये मैंने कैप्लॉन से परचेज किया है. परचेज मीन्स मैंने कैप्लन से कॉपी पेस्ट किया है. इन केस अगर आपके पास ये नहीं है मेरा, यू डोंट हैव माय जूस नोट्स, so you can, because you have an option that you can directly buy my video lectures along with juice notes, along with study text and all that. तो अगर आपने juice notes का ऑप्शन नहीं लिया और आपने बाय नहीं किए, you have only purchased my video lectures, so no issues for that. आप डायरेक्टली कैप्लॉन के स्टडी मटेरियल में आ सकते हैं. एंड इन दैट दे हैव गिवन टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 4. टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 4, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 4 निकाल लीजिए. मैं वहीं से सेम क्वेश्चन आज आपको टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 4 कराने वाला हूं. So please be aware because today is the most important lecture. बेटे बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का. आगे आपके ऊपर है बेटे, आप कितना इसको इंपॉर्टेंस देते हो, दैट डिपेंड्स अपॉन यू. बट एज पर मी योर लॉजिक्स विल बी क्लियर्ड अगर आप थोड़ा सिंसियरली होकर बैठते हैं. ये क्वेश्चन है बेटे टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम कैप्लॉन, और डायरेक्टली मैंने इसको यहां पर अपनी कॉपी पेस्ट किया कोका कोला. तो बड़े प्यार से, आराम से, ईमानदारी से हम आज इस क्वेश्चन को करने वाले हैं. मैं चाहता हूं कि आप बड़ा सिंसियर होकर बैठें. शुरू के बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज आई हैव प्रिपेयर्ड सम वर्किंग नोट्स फॉर दैट. उसके बाद तो धीरे धीरे क्वेश्चन का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा. बट हाउ टू रीड द क्वेश्चन, यू नो, एंड हाउ टू डू इट इन विद इन दैट लिमिटेड टाइम पीरियड, एंड हाउ टू अटेंड दैट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ऑल दोज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट which I will be telling you today in my lecture. तो क्वेश्चन नंबर 2 और फ्रॉम कैप्लॉन टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 4 आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं. कोका कोला एक्वायर्ड 2 नॉन करंट एसेट्स. बेटे 2 नॉन करंट एसेट्स एक्वायर किए हैं. ये देखिए 2 नॉन करंट एसेट्स. कंपनी का नाम है कोका कोला. आई हैव चेंज द नेम. कैप्लॉन में दूसरा था, मैंने यहाँ पे नाम चेंज कर दिया, थोड़ा अट्रैक्टिव नेम कर दिया. 2 नॉन करंट एसेट्स ऑन 1st August 2005 to use in her non-organizing business. पार्टी ऑर्गेनाइजिंग बिजनेस. बेटे वो पार्टीज को ऑर्गेनाइज करती है. इवेंट मैनेजर है, जैसे एक मूवी आई थी उसमें बड़े सारे इवेंट मैनेजर्स थे. सो द पॉइंट इज कोका कोला एक्वायर्ड द नॉन करंट 2 नॉन करंट एसेट. एक कंपनी ने 2 नॉन करंट एसेट्स एक्वायर किए. सो आई वांट टू टेल यू द आर्ट हाउ टू रीड अ क्वेश्चन, and then how to prepare a summary for that, how to prepare the working note for that. बेटे एक बार ये क्लियर हो गया ना, फिर तो क्वेश्चन भी कुछ है ही नहीं. A property with 25 years useful life for $2 lakh. बेटे एक एसेट 1 उसने परचेज किया, प्रॉपर्टी परचेज की $2 lakh की, with no expected residual value. उसका residual value, scrap value, salvage value 0. Okay. A chocolate fountain
फॉर $4,000। बेटे एक फाउंटेन होता है छोटा सा जिसमें बच्चे बड़े अट्रैक्ट होते हैं, उसमें चॉकलेट गिरती है बेटे, दैट इज चॉकलेट फाउंटेन, अ चॉकलेट फाउंटेन फॉर $4,000। इट मीन्स कोका कोला हैज परचेज टू एसेट्स, वन इज प्रॉपर्टी एंड सेकेंड इज चॉकलेट फाउंटेन. The fountain is to be depreciated at 25% per annum. Beta, depreciation rate is always per annum. If rate is given to me and nothing is given, I will always say that it is per annum, because depreciation entries are always passed at the end of the accounting period, and accounting period is always of 12 months. तो मैं हमेशा assume करूंगा कि ये जो depreciation मैं charge कर रहा हूँ, it is for 12 months, it is for per annum, it is for always for 12 months. रिड्यूसिंग बैलेंस, बेटे आपको रिड्यूसिंग बैलेंस पता है, इसका दूसरा नाम है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. इट मींस द डेप्रिसिएशन व्हिच यू हैव चार्ज इन द अर्लियर ईयर, दैट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम दैट कैरिंग अमाउंट, एंड द बैलेंस नेट कैरिंग अमाउंट वी विल कैलकुलेट 25% ऑफ दैट नेट कैरिंग अमाउंट, एंड इन द नेक्स्ट ईयर वी विल अगेन डिडक्ट दिस डेप्रिसिएशन फॉर सेकंड ईयर, एंड इन द बैलेंस वी विल कैरी नेट कैरिंग अमाउंट, वी विल कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन, शो द लेजर अकाउंट. बेटे आपको लेजर अकाउंट बनाना है, बट यू नो दैट यू कैन ओनली प्रिपेयर अ लेजर अकाउंट इफ एंड ओनली इफ यू नो हाउ टू पास जर्नल एंट्रीज, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस चैप्टर 3 and 4. सो फर्स्टली वी विल पास जर्नल एंट्रीज इवन इफ इट इज नॉट गिवन. बेटे यही तो मेरा आर्ट है कि मैं आपको पूरा लॉजिक समझा दूं, यू नो दैट इज नॉट इवन गिवन इन द कैप्लॉन, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर. तो मैं आपको यहाँ पर पहले जर्नल एंट्रीज पास कराऊंगा. लेजर अकाउंट्स तो आंसर उसने दे दिया, देन वी विल डू फॉर लेजर अकाउंट्स for the year ending 31 October 2005, 2006 and 2007. मैं रुक गया हूं जी. क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, टेस्ट यू अंडरस्टैंडिंग. क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं. कोका कोला एक्वायर 2 नॉन करंट एसेट्स, 2 नॉन करंट एसेट्स एक्वायर किए 1 अगस्त 2005 को फॉर यूज इन हर पार्टी ऑर्गेनाइजिंग बिजनेस. हमें क्या लेना है उसके नॉन, इट मीन्स इट इज यूज्ड फॉर द बिजनेस एंड इट इज एक्वायर्ड फॉर द बिजनेस, ओनरशिप इज विद द बिजनेस, देन ओनली दैट कोका कोला कंपनी कैन डेबिट डेप्रिसिएशन इन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स. तो बेटे 2 कंडीशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है. इट मस्ट बी owned by that business and it must be used for that business. If these 2 conditions are being fulfilled, then only you can debit depreciation. A property with 25 years useful life of $2 lakh. अब आप चेक करें, प्रॉपर्टी के लिए उन्होंने डेप्रिसिएशन रेट गिवन नहीं है. इफ डेप्रिसिएशन रेट इज नॉट गिवन, आई कैन कैलकुलेट डेप्रिसिएशन रेट, नो नीड टू वरी फॉर दैट. अभी मैंने वर्किंग नोट प्रिपेयर किया है. वी नो दैट देयर आर 3 components of depreciation. We should know the cost of that asset. We should know the amount of, you know, the second component is the scrap value, the realizable value which I will be getting after the useful life, and how much is the useful life. अगर मुझे ये तीनों बातें पता हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आराम से कैलकुलेट कर सकता हूँ डेप्रिसिएशन. सो नो नीड टू वरी. अभी हम देखेंगे प्रॉपर्टी का हम आराम से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज आई एम अवेयर विद रीसेल वैल्यू, आई एम ऑल्सो अवेयर विद द यूजफुल लाइफ, एंड आई एम ऑल्सो अवेयर विद, you know, original cost or the purchase cost or the cost which is incurred for bringing it into working condition as per IAS 16 plant property and equipment. ठीक है जी, आराम से देखिए, पढ़ लिया बेटे. अब हम क्या करेंगे, इसकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है. हमने जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करेंगे. मैंने जर्नल एंट्रीज बनाई है बेटे. आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड द जर्नल एंट्रीज, बट इफ यू सी दिस, यू नो, ये क्वेश्चन अगर आप कैप्लॉन से देखें तो सेम क्वेश्चन है. क्वेश्चन इज सेम, बट द पॉइंट इज दे हैव गिवन द आंसर. उन्होंने आंसर जब दिया है तो बेटा दे हैव नॉट गिवन द जर्नल एंट्रीज. इसका मतलब आपको अब नोट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आई विल बी गिविंग यू जर्नल एंट्रीज एंड देन वी विल बी प्रिपेयरिंग दीज अकाउंट्स. तो बेटे आपको अगर सच में ईमानदारी से, इफ यू आर सिंसियर फॉर योर फ्यूचर, तो आपको जर्नल एंट्रीज पास करना आना चाहिए, एंड यू शुड नो. वो मैंने वर्किंग नोट्स बनाए हैं. तो मैं भूपेश आनंद आ रहा हूं बेटे, उसी में आप जल्दी से अपने क्लास बुक नोट्स ओपन कर लें, so that we can, you know, do this question. मैंने सबसे पहला वर्किंग नोट क्या प्रिपेयर किया? Test your understanding. Question number 1. I did the hard work for you. Working note number 1 in chapter of non-current assets, because depreciation is a very important role to play. So depreciation is to be charged on the basis of dates. बेटे एक बात आपने ध्यान से देखी है, वहां पे लिखा हुआ था, शायद मैंने बताना भूल गया बेटा. आइए एक बार देख लेते हैं. एक चीज और थी जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी बेटा, विच यू यहां पे देखते बेटे. ये देखिए बेटा,
ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं. The fountain is this: a full year of depreciation is charged in the year of acquisition and none in the year of disposal. I think I have already told you that whenever an asset is acquired within the year, then we can have two ways. Either we can charge it wave one as per wave one, we can charge depreciation for full year in the year of buying, and we can ignore the depreciation in the year of sale. Or the second way is, way number 2 is, we can charge depreciation on the proportionate basis. तो बेटे क्वेश्चन में ऑलरेडी उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है दैट यू हैव टू गो फॉर वे वन. इट मींस यू हैव टू डेबिट फुल डेप्रिसिएशन फॉर 12 मंथ्स इन द बिगिनिंग. इट मींस वे वन विल बी फॉलोड. ये बात मैंने आपको बतानी थी. ठीक है जी. तो आइए मेरी दोबारा से उसी शीट में आ जाइए बेटे, उसी शीट में आ जाइए. मेरी माय राइटिंग नोट्स, माय राइटिंग शीट्स, माय राइटिंग पीपीटीज. वर्किंग नोट नंबर 1, डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैलकुलेटिंग एंड रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन. लिख लो बेटा. प्लीज स्ट्रेट होकर बैठेंगे, कमर बिल्कुल सीधी. यू नो योर स्पाइनल कॉर्ड शुड बी स्ट्रेट. फोन शुड बी साइलेंट मोड. नो व्हाट्सएप, नथिंग डूइंग. वर्किंग नोट नंबर 2. आई थिंक इन द क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से देखा हो, द ईयर एंड इज 31 अक्टूबर 2005, ईयर एंडिंग इज 31 अक्टूबर 2006, ईयर एंडिंग इज 31 अक्टूबर 2007. उन्होंने आपको ईयर एंडिंग 31 अक्टूबर दे दिया है. अच्छा, जब ईयर एंडिंग गिवन हो, यू नो, एंड वी नो दैट अकाउंटिंग पीरियड इज ऑफ 12 मंथ्स, सो व्हाट विल बी द बिगिनिंग ऑफ द ईयर? 1 नवंबर. सीधी सी बात है. आई थिंक इन वन ऑफ द क्लास आई हैव टोल्ड यू दैट हाउ टू कैलकुलेट दीज 12 मंथ्स. बट वेरी सिंपल वे इज, बड़ा ही आसान तरीका है. अगर 31 अक्टूबर को खत्म हो रहे हैं तो उसका अगला महीना क्या है? नवंबर. तो 1 नवंबर से अगर आप 12 महीने कैलकुलेट करें, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 12 महीने हो गए. इट मीन्स इफ आई स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, you know, if my accounting year is closed from on 30th September, so my accounting year will be starting from 1st October to 30th September. अगर मेरा अकाउंटिंग पीरियड 31 अक्टूबर को खत्म हो रहा है तो मेरा अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा? 1 नवंबर से 30 अक्टूबर. अगले महीने की पहली तारीख से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो 12 मंथ्स डायरेक्टली आ जाते हैं. अदरवाइज आप फिंगर्स यूज कर सकते हैं, जो आप बचपन में चाइल्डहुड में यूज करते थे, फिंगर टेक्निक. 12 मंथ्स आपको स्टार्ट करना है. 12 मंथ्स विल बी योर अकाउंटिंग पीरियड. तो बेटे वर्किंग नोट नंबर 2 में मैंने क्या किया? 3 अकाउंटिंग पीरियड्स आपके प्रिपेयर किए, बिकॉज एज पर द क्वेश्चन वी हैव टू प्रिपेयर द लेजर अकाउंट फॉर 3 years. तो माय फर्स्ट ईयर विल स्टार्ट फ्रॉम 1st November 2004 एंड इट विल एंड टू 31st October 2005. ठीक है जी. सेकंड विल बी 1st November. बेटा इसका क्लोजिंग, इसका ओपनिंग बन जाएगा. एंड 1st November 2005 to 31st October 2006. And my third year will be from 1st November 2006 to 31st October 2007. ये तो सिंपल ही है बेटा. वर्किंग नोट 1 और 2 तो सिंपल है. मैं आपको आर्ट दे रहा हूं, कला दे रहा हूं, दैट हाउ टू रीड अ क्वेश्चन, हाउ टू प्रिपेयर अ समरी. अब आप इसका भी समरी बना सकते हैं, बट एटलीस्ट मैं आपको, आई एम जस्ट टेलिंग यू द आर्ट दैट हाउ वी हैव टू रीड इट एंड हाउ वी हैव टू सॉल्व इट. वर्किंग नोट नंबर 3. As per the question, the company has purchased 2 assets. बेटे एक तो प्रॉपर्टी खरीदा है और एक फाउंटेन, चॉकलेट फाउंटेन परचेज किया है. प्रॉपर्टी उन्होंने 25 साल की परचेज की है, $2 लाख की परचेज किया है. एंड स्क्रैप वैल्यू इज हाउ मच? दैट इज गिवन. उन्होंने बताया कि स्क्रैप वैल्यू कितनी अभी देख लेंगे. बट 2 एसेट्स खरीदे हैं, प्रॉपर्टी एंड चॉकलेट फाउंटेन. वर्किंग नोट नंबर 4. Now they have purchased both the assets on 1st October 2005. That is within the year, because my year starts from November to October. So मेरा पहला ईयर होगा 1st November 2004 से 31 अक्टूबर 2005. तो बेटे उन्होंने बिगिनिंग में परचेज नहीं किया, अक्टूबर में परचेज किया है, विद इन द ईयर परचेज किया है, मिडिल में परचेज किया है. 1 अगस्त 2005 को उन्होंने एसेट को खरीदा है. But as per the question, we can follow way 1 or way 2 when assets are purchased within the year. As per the direction of the question, वो कहते हैं बेटे आप 12 महीने की डेप्रिसिएशन डेबिट करना जिस ईयर में आप एसेट को खरीदते हो. तो हमारी परेशानी सॉल्व हो गई बेटे. महीने की कैलकुलेशन ही खत्म है. वे टू बी अडॉप्टेड फुल ईयर ऑफ डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज. ठीक है सर, बहुत बढ़िया.
अब सवाल है कि एसेट 2 में फाउंटेन पेप्सी फाउंटेन चॉकलेट फाउंटेन में दे हैव गिवन द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड दे हैव गिवन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, बट इन केस ऑफ प्रॉपर्टी दे हैव नॉट गिवन द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड नॉट द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, बट आई थिंक आई हैव गिवन यू द लॉजिकल मेथड. इफ 3 कंपोनेंट्स आर गिवन टू मी आई कैन कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन. बेटे अगर आपको 3 कंपोनेंट्स दिए हुए हैं तो आप उसकी डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं. पहला कंपोनेंट टोटल परचेज कॉस्ट, दूसरा कंपोनेंट स्क्रैप वैल्यू, तीसरा कंपोनेंट यूजफुल लाइफ, एंड ऑल 3 कंपोनेंट्स आर गिवन टू मी. परचेज कॉस्ट इज 2 लाख, डेट ऑफ परचेज इज दिस, यूजफुल लाइफ इज 25 years, रीसेल वैल्यू इज 0. सो आई कैन यूज लॉजिकल मेथड 2 लाख माइनस 0 अपॉन 25. बेटे $8,000 आपके पास एनुअल डेप्रिसिएशन आ जाएगा, विच दे हैव नॉट टोल्ड यू, विच दे हैव नॉट प्रिपेयर्ड अ वर्किंग नोट एज पर कैप्लन. बेटे ये भूपेश आनंद है जो आपको समरी, जो आपको रीडिंग की स्किल, जो आपको वर्किंग नोट्स, जो आपको टीचिंग स्किल्स एंड जो आपको क्लास नोट्स दे रहा है. बेटे प्लीज नोट कर लें. आप ऐसा मत समझना कि आपने क्लास ले ली तो आप पास हो जाओगे. हार्ड वर्क करना इंपॉर्टेंट है. Yearly depreciation charge is equal to 2 lakh minus 0.25, that comes to $8,000, and every year for 25 years the depreciation will be $8,000. ठीक है सर. सेकेंड मशीनरी दैट इज चॉकलेट फाउंटेन के ऊपर उन्होंने डेप्रिसिएशन का रेट दे दिया है, दैट दिस इज अ डेप्रिसिएशन रेट. So depreciation rate, if it is given, 25% is the rate, and that is always per annum, and we have to charge for 12 months as per that question. Way number 2 in the year of purchase 12 months. तो बेटे 25% में $4,000 के ऊपर, because purchase cost is given to me $4,000, no installation cost, no other expenses, no expenses to bring it into working condition, कुछ नहीं है. तो बेटे $4,000 का 25% आप निकालें तो $1,000 आ जाता है. $1,000, $1,000. ओके सर. अब देखिए मैंने आपको बताया ना कि आपको लेजर अकाउंट्स तो कैप्लॉन ने दे दिए, but my point is I want to give you practical approach. So firstly you have to write down the journal entries. इन्हीं journal entries के basis पे you can prepare the ledger accounts which are there in Kaplan. तो आपको journal entries prepare करना important है, आपको अपने रजिस्टर में लिखना important है. मैं explanation दे रहा हूँ, please listen to me carefully. आप मेरी आवाज सुनो. 1st August 2005 is the date of purchase. प्रॉपर्टी आ रही है, कोका कोला में प्रॉपर्टी आ रही है. प्रॉपर्टी एसेट है, एसेट का डेबिट नेचर होता है. एसेट बढ़ेगा तो वी डेबिट इट, तो वी विल डेबिट प्रॉपर्टी. चॉकलेट फाउंटेन आ जाओ, चॉकलेट फाउंटेन एसेट है, एसेट का डेबिट नेचर है, एसेट बढ़ रहे हैं, वी विल डेबिट इट. सो वी विल डेबिट प्रॉपर्टी, वी विल डेबिट चॉकलेट फाउंटेन. और बेटे फ्री में तो कुछ मिलेगा ही नहीं. क्या लगता है कोई प्रॉपर्टी फ्री में देगा आपको $2 लाख की? चॉकलेट फाउंटेन $4,000 का फ्री में देगा? बेटे यू मस्ट हैव पेड समथिंग फॉर दैट. सो दैट समथिंग विच यू विल पे, दैट इज नेम्ड एज आउटफ्लो. बेटे मैं अज्यूम कर रहा हूं कैश या बैंक से आपने पेमेंट किया. बेटे कैश और बैंक इज अ एसेट. एसेट जा रहा है, एसेट इज गोइंग फ्रॉम योर पॉकेट. एसेट डिक्रीज हो रहा है, एसेट का डेबिट नेचर होता है. एसेट जब डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं, तो एंट्री बन गई बेटे. डेबिट प्रॉपर्टी $2 लाख, डेबिट चॉकलेट फाउंटेन $4,000, क्रेडिट कैश और बैंक $2 लाख $4,000. आई थिंक एवरीवन इज क्लियर. मैं नेक्स्ट में आ गया बेटे. देखिए बेटे 1st August 2005 को मैंने ये एसेट परचेज किए. अब 1st August 2005 से मैं चलता गया. चलना मेरा काम है. चलते चलते कौन मिला? चलते चलते 31 अक्टूबर 2005 मिला. तो आपको अब ये चेक करना है खुद कि आपको कौन मिल रहा है. बेटे और कोई एसेट खरीदा भी नहीं, कोई बेचा भी नहीं, बट आपको 31 अक्टूबर एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द पीरियड, एट द डेट ऑफ फाइनल अकाउंट्स मिल गई, एंड दैट इज 31 अक्टूबर 2005. वो मिल गया बेटे. अच्छा जी, जब वो मिल गया तो आपको एक बात ध्यान में आई, दैट डेप्रिसिएशन चार्ज इज ऑलवेज टू बी चार्ज एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल अकाउंट्स. सो आपको अब अपनी तरफ से डेप्रिसिएशन का चार्ज कैलकुलेट करना है, विच वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड. प्रॉपर्टी के लिए हमने $8,000 निकाले, $1,000 चॉकलेट फाउंटेन के लिए निकाला, बट उसको आप जर्नल एंट्री तो प्रिपेयर करेंगे. यू हैव टू प्रिपेयर इट. And there are 2 accounting methods. If question is silent, I will follow IAS 16. It means I will prepare a special account for that, and that is accumulated depreciation.
Depreciation will not be debited in non-current asset. Depreciation will not be debited in property. Depreciation will not be debited in chocolate fountain. Rather, it will be debited, it will be shown in a special account. बेटे हम दूसरे किसी स्पेशल अकाउंट में शो करेंगे, accumulated depreciation अकाउंट में शो करेंगे. We will show in the accumulated depreciation account. It means I will be following IAS 16 approach. तो बेटे मैंने आपको समझाने के लिए लिखा डेबिट डेप्रिसिएशन ऑन प्रॉपर्टी. वैसे आप इसका एक भी अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं, but just for understanding purpose, I have prepared two accounts. You can prepare a combined depreciation account because that depreciation account will be debited in the income statement at the end of the year. But just for understanding purpose, I have written depreciation on properties as a separate and depreciation on chocolate fountain separate. तो बेटे मैंने लिखा depreciation on property $8,000, depreciation on fountain $1,000, and accumulated depreciation of property, because I will be following accounting approach too. I will be preparing my machine property and chocolate fountain at gross values, so I have to prepare a separate accumulated depreciation account. तो बेटे मैंने उसको एसेट में डेबिट नहीं किया, क्रेडिट नहीं किया. I will transfer to accumulated depreciation account. Or you can also write on provision for depreciation account, accumulated depreciation on property, accumulated depreciation on fountain. तो बेटे ये एंट्री नंबर 2 समझ आ गई है. आपने 1 अगस्त को नॉन करंट एसेट्स परचेज किए थे. अगर आप प्रोपोर्शनेटली देखें, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीने आपने यूज किए. It means if I go for next way, then you have to charge for 3 months. But as per the direction of the question, आप एग्जामिनर को थैंक यू बोलो. बेटे उसने आपके माइंड में प्रेशर डालने की कोशिश नहीं की कि भाई 3 महीने का निकालो. उन्होंने कहा 12 महीने कर लो, काम खत्म. चलिए जी आगे चलते जाते हैं. अब बेटे नेक्स्ट पॉइंट इज, मैं फर्स्ट नवंबर 2005 में पहुंच गया, because 31st October 2005 is the end of the day of the previous year, but the beginning of the next year will be 1st November 2005. बेटे 1 नवंबर 2005 मेरी तारीख है, अगली तारीख है, नेक्स्ट डे है. So the closing balance of last year will become opening balance, and as on this year from 1st November 2005 to 31st October 2006 मैं देखूंगा कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हुई हैं और उनके जर्नल एंट्रीज पास करूंगा. बेटे फुल 12 महीने में यू हैव नॉट परचेज एनी न्यू एसेट, you have not sold any asset, neither disposed nor purchased. तो परचेज की भी एंट्री नहीं आएगी, डिस्पोज की भी एंट्री नहीं आएगी. चलते जाओ चलते जाओ, चलना तुम्हारा काम है. आप चलते गए चलते गए चलते गए, चलते चलते कौन मिला? 31st अक्टूबर 2006 मिला. अब 31st अक्टूबर 2006 को क्या होगा? यू विल चार्ज डेप्रिसिएशन बिकॉज दिस इज द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर एंड यू हैव टू चार्ज द एंट्रीज फॉर दैट. तो बेटे आपने क्या किया, उस 31 अक्टूबर में एक एंट्री दोबारा से डेबिट की, एंड माय एंट्री विल बी डेप्रिसिएशन डेबिट, डेप्रिसिएशन ऑन प्रॉपर्टी डेबिट. आप एक भी लिख सकते हैं, मैंने जान के प्रिपेयर किया. डेप्रिसिएशन ऑन प्रॉपर्टी 8000, डेप्रिसिएशन ऑन फाउंटेन, चॉकलेट फाउंटेन. बेटे लास्ट टाइम आपने 1000 किया था, 4000 का आपका कॉस्ट था, $1000 आपने लेस कर दिया, तो $3000 इज योर कैरिंग अमाउंट, एंड यू विल चार्ज $3000 के ऊपर आप डेप्रिसिएशन का रेट कितना लगाएंगे? 25%. तो 0.25, स्पेस नहीं था तो मैंने 0.25 लिख दिया, मैंने 0.25 लिख दिया. आप पूरा लिख दीजिए, कोई टेंशन क्यों ले रहे हैं. ये लीजिए 25% ऑफ 3000, दैट कम्स टू 750. तो बेटे ये 750 मैंने यहां पे लिखा. इट मीन्स इन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड नेक्स्ट ईयर वी हैव टू फर्स्टली फाइंड आउट द कैरिंग अमाउंट, and on the net carrying amount we will charge the rate, we will apply the rate. So I will not calculate on 4000, rather I will calculate on 3000 because 4000 minus 1000 is equal to 3000. तो बेटे डेप्रिसिएशन ऑन फाउंटेन 750,
Now, I will not credit to non-current asset because I am not following method number 1. I am preparing a special account. मैंने जो भी non-current asset में करना था, मैं उसको non-current asset में नहीं कर रहा, मैं उसको accumulated depreciation account में transfer कर दूंगा. मैं non-current asset में transfer नहीं करूंगा. So instead of writing non-current asset, I will write down accumulated depreciation on plant and property, accumulated depreciation on chocolate fountain. तो credit accumulated depreciation on property. 8,000 बेटा वो तो फिक्स्ड ही है, ओरिजिनल कॉस्ट है, स्ट्रेट लाइन है. एंड क्रेडिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन फाउंटेन 750. आई होप आपको बात समझ आ रही है. तो बेटे आप इजीली चेक कर लीजिए, डेप्रिसिएशन ऑन प्रॉपर्टी डेबिट, डेप्रिसिएशन ऑन फाउंटेन डेबिट, accumulated depreciation on property credit, accumulated depreciation on fountain credit. So this debit, this debit, this credit, this credit. आराम से बेटे कोई टेंशन ही नहीं है. मैं आ गया जी नेक्स्ट आगे. 31 अक्टूबर 2006 के क्लोजिंग बैलेंसेस विल बिकम द ओपनिंग बैलेंस फॉर 1 नवंबर 2006. एंड अगेन आई विल सी, क्या मैंने कोई परचेज किया नया एसेट, क्या मैंने कोई एसेट को डिस्पोज ऑफ किया है, क्या कोई सेल किया है, क्या कोई रिवैल्यू किया है. नथिंग डूइंग. क्वेश्चन इज साइलेंट. लड़का लड़की से कुछ भी नहीं कह रहा, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, तू मेरा हो गया, मैं तेरी हो गई. नथिंग डूइंग. बेटे कुछ है ही नहीं. चलते जाओ चलते जाओ, चलना तुम्हारा काम है. चलते चलते कौन मिला? चलते चलते 31 अक्टूबर 2007 मिला, 31 अक्टूबर 2007 मिला. अब बेटा 31 अक्टूबर 2007 को आप अगेन डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे. प्रॉपर्टी तुम कितनी अच्छी हो, तुम्हारा डेप्रिसिएशन बार बार $8,000 ही आ जाता है. डेबिट डेप्रिसिएशन ऑन प्रॉपर्टी $8,000. डेबिट डेप्रिसिएशन ऑन फाउंटेन पेप्सी $560. अब सवाल आता है $560 कैसे आया? $560 कैसे आया बेटे? बेटे आप मुझे बताइए, 4,000 था, फिर आपने 1,000 की डेप्रिसिएशन लेस की, फिर आपने लास्ट में 750 लेस किए, फिर 2,250 आ गया. बेटे आप जस्ट कैलकुलेट करिए 2,250 का. मेरे पास तो कैलकुलेटर है, ये देख लीजिए. 2,000 इंटू 25% इज इक्वल टू 562.5. मैंने उसको राउंड ऑफ करके 560 ले लिया. बेटे 563 भी ले सकते हैं. कैप्लन ने 563 लिया, मैंने 560 ले लिया, कोई बात नहीं है, 563 ले लो. क्रेडिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन प्रॉपर्टी, क्रेडिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन फाउंटेन. आई थिंक आपको बात समझ आ गई है. बेटे मैंने मेहनत की और आपको ये सारे लॉजिक्स बताने की कोशिश की. आंसर तो कैप्लन में है. नाउ आई हैव टू डू जस्ट पोस्टिंग. आइए थोड़ी सी पोस्टिंग करके देखें. मैं कैप्लन का मटेरियल ही आपके सामने ओपन कर रहा हूं, सो दैट आप डायरेक्टली पोस्टिंग देख लें और उसके बाद हम अकॉर्डिंगली चलें. बेटे देखो प्रॉपर्टी के ऊपर क्या लिखा है? कॉस्ट. बिकॉज वी आर फॉलोइंग, हम क्या फॉलो कर रहे हैं? वी आर फॉलोइंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट. We are preparing a special account. We are following accounting method 2, as per which all assets will show at their cost. बेटे आप आज के 25 साल के बाद भी देखोगे ना प्रॉपर्टी का अकाउंट, तो आपको वो 2 लाख रुपए की दिखने वाली है. क्यों? बिकॉज आपने डेप्रिसिएशन प्रॉपर्टी अकाउंट में डेबिट नहीं किया, आपने डेप्रिसिएशन का एक स्पेशल अकाउंट प्रिपेयर किया और उसका नाम था एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट. आप चेक कर लीजिए, आपने पहली एंट्री पास की क्या? प्रॉपर्टी डेबिट, डेबिट प्रॉपर्टी, फिर डेबिट फाउंटेन पेप्सी, क्रेडिट कैश, डेबिट प्रॉपर्टी, डेबिट प्रॉपर्टी, डेबिट प्रॉपर्टी, डेबिट प्रॉपर्टी, डेबिट प्रॉपर्टी. तो मैंने प्रॉपर्टी को डेबिट कर दिया. अब डेबिट फाउंटेन, डेबिट फाउंटेन, डेबिट फाउंटेन, डेबिट फाउंटेन, डेबिट फाउंटेन $4,000 मैंने डेबिट कर दिया. कैश अकाउंट प्रिपेयर नहीं करना. वी हैव टू जस्ट प्रिपेयर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड वी हैव टू प्रिपेयर एसेट अकाउंट. इवन वी आर नॉट प्रिपेयरिंग डेप्रिसिएशन अकाउंट. आराम से बेटे कोई टेंशन नहीं है. उसके बाद आपने 31 अक्टूबर को, अच्छा 31 अक्टूबर को डेप्रिसिएशन की एंट्री पास की. 31 अक्टूबर क्या? 31 अक्टूबर 2000 कौन सा ईयर था बेटे? 2005. 31 अक्टूबर 2005 आपने एंट्री पास की. डेप्रिसिएशन ऑन प्रॉपर्टी डेबिट, डेबिट डेप्रिसिएशन ऑन प्रॉपर्टी, डेबिट डेप्रिसिएशन ऑन फाउंटेन, credit accumulated depreciation on property, credit accumulated depreciation on fountain, debit depreciation, debit depreciation, debit depreciation. So I will write, I will debit depreciation. बेटे आप ये चेक करो कि आपने कितना डेबिट किया.
सवाल ये आता है, हाउ मच डेबिट यू हैव डन इन द फर्स्ट ईयर। बेटे 8,000 वो है और 1,000 फाउंटेन का है, इन्होंने कंबाइन बना दिया। मैंने आपको एट दैट टाइम ऑल्सो हैव टोल्ड यू दैट वी कैन ऑल्सो प्रिपेयर कंबाइन, बट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट सेपरेट बनेगा। उसका रीजन है बिकॉज आई हैव टू डिस्क्लोज अकॉर्डिंगली, एंड यू कैन प्रिपेयर डेप्रिसिएशन अकाउंट कंबाइन। उसका भी रीजन है बिकॉज दैट टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज टू बी डेबिटेड इन इनकम स्टेटमेंट। पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन हम इनकम स्टेटमेंट में डेबिट करते हैं, इसलिए आप एक ही अकाउंट बना सकते हैं डेप्रिसिएशन का, बट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग अलग बनेगा। तो 8,000 आपने प्रॉपर्टी पे कैलकुलेट किया, 1,000 आपने किस पे कैलकुलेट किया, 1,000 दैट इज ऑन फाउंटेन। फाउंटेन क्या, फाउंटेन चॉकलेट फाउंटेन, ठीक है जी। एंड डेप्रिसिएशन डेबिट, क्रेडिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्रेडिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वी विल नॉट क्रेडिट एसेट अकाउंट, हम किस में क्रेडिट करेंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। देखिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गया बेटा, आ गया, ये लो देखो जी, ये रहा 8,000 प्रॉपर्टी के ऊपर है, और उसके बाद 1,000 विल बी ऑन फाउंटेन पेप्सी। ये रहा 31 दिसंबर 2005। तो बेटे 31 दिसंबर 2005 कंप्लीट हो गया। आप क्या करेंगे, टोटल कर देंगे, 1,000 यहां लिख देंगे, यहां पे बैलेंस आ जाएगा, एंड नेक्स्ट ईयर दिस बैलेंस विल बी कैरिड फॉरवर्ड, बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसी तरह से आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन प्रॉपर्टी पे करेंगे। एक बच्चा समझ ही नहीं रहा, वो कहता है कैप्लॉन में तो है ही। बेटे कैप्लॉन में एक्सप्लेनेशन नहीं है, कैप्लॉन में मेरी बॉडी लैंग्वेज नहीं है, कैप्लॉन में मेरे टीचिंग स्किल्स नहीं है, ठीक है जी। तो यहां पे देखिए 8,000 कर लिया, ये 8,000 बैलेंस आ गया, दिस बैलेंस हैज बीन ट्रांसफर्ड हियर। इसी तरह से वी विल क्लोज डेप्रिसिएशन अकाउंट। मैंने आपको बताया था व्हेन वी हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, व्हेन वी हैव टू क्लोज फाइनल अकाउंट्स, एट दैट टाइम वी चार्ज डेप्रिसिएशन। तो मैंने यहां पर डेप्रिसिएशन डेबिट कर दिया, कहां, प्रॉफिट एंड लॉस में। ये मैंने टोटल दिखाया 9,000, ठीक है जी, यहां पे भी 9,000, और ये सारा का सारा ट्रांसफर कर दिया मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में। इसका बैलेंस नहीं है, द टोटल बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। सिमिलरली हम नेक्स्ट ईयर की एंट्री पास करेंगे, देख लीजिए नेक्स्ट ईयर में भी हमने क्या किया। आप मेरी बात समझ गए बेटा। नेक्स्ट ईयर में फिर हमने वो पास करनी है एंट्री 750, किस में, डेप्रिसिएशन अकाउंट में। देखो डेप्रिसिएशन अकाउंट में वही जनरल एंट्री पास करते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन प्रॉपर्टी डेबिट 8,000 आएगा, डेप्रिसिएशन ऑन प्रॉपर्टी डेबिट 8,000, डेप्रिसिएशन ऑन फाउंटेन पेप्सी 750। तो देखियो जी 8,750 लिख दिया है, 8,000 हमने सेपरेट किया था, 750 सेपरेट किया था, 8,750। कहने का मतलब है, इफ यू आर अवेयर विद द लॉजिक्स, इफ यू आर अवेयर विद द जर्नल एंट्रीज, यू कैन इजीली प्रिपेयर द लेजर अकाउंट्स। बेटा ये भूपेश आनंद है जो आपको जर्नल एंट्रीज बता रहा है, वर्किंग नोट्स बता रहा है, टीचिंग स्किल्स बता रहा है, आपको राइटिंग हैबिट्स डेवलप कर रहा है। तो आई थिंक आप ये पूरा क्वेश्चन करेंगे, पूरा आप इसका अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे बेटे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। इसलिए मैंने 8 लेक्चर्स, बेटा ये 7th लेक्चर है, आई विल बी टेकिंग 1 more लेक्चर फॉर चैप्टर नंबर 7। होप यू आर एंजॉइंग इट। Be happy, be jolly, be cheerful.